अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किया गया हमला और वहां के राष्ट्रपति को हटाना इस हफ्ते की सबसे बड़ी वैश्विक घटना रही। जिस सटीक और तेज तरीके से ये ऑपरेशन हुआ उसने यूएस मिलिट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अफगानिस्तान में मिली पुरानी नाकामी से बाहर निकलने का संकेत बताया। इस घटना के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में हल्की बेचैनी दिखी, लेकिन ऑयल मार्केट पर कोई बड़ा झटका नहीं लगा। इसके बावजूद निवेशकों के मन में ये डर जरूर बढ़ा है कि दुनिया पहले जैसी स्टेबल नहीं रही। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये हमला सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि असली रणनीतिक नज़र उसके पड़ोसी गयाना पर है। गयाना के पास हल्का और ज़्यादा कीमती क्रूड ऑयल है, जो फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा मकसद लैटिन अमेरिका में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना इस इलाके में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मजबूत करे। हालांकि कुछ लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू राजनीति से ध्यान हटाने की कोशिश मानते हैं, लेकिन संकेत बताते हैं कि ये उससे कहीं बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यहाँ अलायंसेस को दोस्ती नहीं बल्कि सौदे की तरह देखा जा रहा है। ट्रंप के क्यूबा, कोलंबिया और मेक्सिको को लेकर आक्रामक बयान और ग्रीनलैंड को लेकर दबाव की राजनीति इसी नई सोच को दिखाती है। यहाँ तक कि आर्कटिक जैसे इलाकों को भी फ्यूचर रिसोर्सेज के नज़रिए से देखा जा रहा है। वेनेजुएला पर हमला, क्यूबा और कोलंबिया को खुली धमकियां, ग्रीनलैंड पर दावा और यूएन जैसी संस्थाओं से दूरी ये साफ दिखाती है कि अमेरिका अब ज़्यादा खुला और आक्रामक पावर मॉडल अपना रहा है। कोल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल सिस्टम बना था, जहां WTO और UN जैसे संस्थानों के जरिए नियमों से दुनिया चलती थी, वो धीरे धीरे टूट रहा है। उसकी जगह अब सैंक्शंस, मिलिट्री प्रेशर और सीधे हस्तक्षेप ले रहे हैं। इस नई व्यवस्था में ग्लोबल रूल्स और मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स अमेरिका के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। इसलिए इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल उन देशों पर किया जा रहा है जो US कॉर्पोरेट और स्ट्रेटेजिक हितों के खिलाफ खड़े होते हैं। चाइना का उभार इस पूरी रणनीति की जड़ में है, क्योंकि उसने दिखाया है कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर रहकर भी तेज इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की जा सकती है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब मुकाबला सिर्फ मार्केट कंपटीशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सैंक्शंस, टेक बैन्स, एसेट सीजर और पेमेंट सिस्टम से बाहर करने जैसे हथियार खुले तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड अब खुले नेटवर्क से हटकर इन्फ्लुएंस जोन्स में बंट रही है। इस बदलाव का असर डिफेंस सेक्टर में साफ दिखता है, जहां डिफेंस स्पेंडिंग तेजी से बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का लगभग $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट प्रस्ताव और डिफेंस स्टॉक्स की मजबूती इसी दिशा की ओर इशारा करती है। आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को जियोपॉलिटिक्स को बैकग्राउंड नॉइज नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मुख्य आधार मानना होगा। पुरानी वर्ल्ड ऑर्डर टूट रही है और एक नया, ज्यादा अनिश्चित और जोखिम भरा दौर जन्म ले रहा है, जहां गलत पक्ष में होना सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। हाल ही में इंडियन स्टॉक मार्केट में आई तेज गिरावट की बड़ी वजह फंडामेंटल्स नहीं बल्कि सेंटिमेंट है। बजाज फिनसर्व AMC के CIO निमेश चंदन का मानना है कि बाजार डर और अनिश्चितता के कारण गिरा है, ना कि इकोनॉमी या अर्निंग्स के कमजोर होने से। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मार्केट का मूड खराब हुआ, जिसके चलते निफ्टी करीब 2.5% गिरा और ब्रॉडर इंडिसेज में 6% तक की गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते BSE लिस्टेड कंपनियों का इन्वेस्टर वेल्थ लगभग 15 लाख करोड़ रुपए घट गया। इसके बावजूद निमेश चंदन कहते हैं कि 2025 ओवरऑल मार्केट के लिए बुरा साल नहीं रहा है। निफ्टी अब भी साल में करीब 10% ऊपर है और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी एग्रीगेट लेवल पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उनके मुताबिक 2025 एक नॉइजी ईयर रहा है, जहां ग्लोबल न्यूज़ फ्लो ने इन्वेस्टर्स को लगातार कंफ्यूज किया। असली समस्या इकोनॉमी में नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की कमी में है। चंदन का कहना है कि सितंबर 2024 के मार्केट पीक की तुलना में आज इंडिया का इकोनॉमिक साइकिल कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। बिजनेस ग्रोथ बेहतर है, प्रॉफिट साइकिल इंप्रूव हो रहा है और क्रेडिट एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव बना हुआ है। इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं और सिस्टम लिक्विडिटी भी पहले से बेहतर है, जो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सेंटिमेंट कमजोर है और यही तेजस नेटवर्क्स ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लगातार दूसरी बार घाटा दर्ज किया है। इस क्वार्टर में कंपनी को करीब 196.55 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह कमजोर सेल्स और BSNL से जुड़े बड़े ऑर्डर्स का डिले रहना है। पिछले साल इसी तिमाही में जहां कंपनी मुनाफे में थी, वहीं इस बार रेवेन्यू में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली।
तेजस नेटवर्क्स की कुल कमाई करीब 88% घटकर सिर्फ 306.79 करोड़ रुपए रह गई, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर साफ नजर आता है। BSNL से जुड़ा करीब 1526 करोड़ रुपए का परचेज ऑर्डर, जो 18,000 साइट्स के लिए था, आगे टल गया। इसी डिले की वजह से कंपनी की सेल्स के साथ साथ कैश फ्लो पर भी सीधा असर पड़ा। हालांकि चैलेंजेस के बीच कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। कंपनी के पास दिसंबर 2025 के अंत तक करीब 537 करोड़ रुपए का कैश मौजूद है। साथ ही प्राइवेट 5G प्रोजेक्ट्स और इंडियन रेलवेज के कवच पायलट में सिलेक्शन फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद दिखाता है। NTPC और महाजेनको ने सिन्नार थर्मल पावर के एक्विजिशन के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील करीब 3,800.14 करोड़ रुपए की है और NCLT की मंजूरी के बाद पूरी होगी। ये एक्विजिशन पूरा होने के बाद NTPC ग्रुप की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी बढ़कर करीब 86,987 मेगावाट हो जाएगी। सिन्नार थर्मल पावर फिलहाल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। लेमन ट्री होटल्स ने अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी फ्लोर होटल्स में वॉरबर्ग पिंकस की फ्रेश इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है, जहां वॉरबर्ग पिंकस APG की 41.09% हिस्सेदारी खरीदेगा और करीब 960 करोड़ रुपए का नया कैपिटल डालेगा। अभी फ्लोर होटल्स लेमन ट्री होटल्स की सब्सिडियरी है, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद इसे अलग एंटिटी के तौर पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाएगा। ये लिस्टिंग अगले 12 से 15 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है, जिससे कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मूडीज रेटिंग्स ने श्रीराम फाइनेंस के आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है, जबकि लॉन्ग टर्म रेटिंग को Ba1 पर बरकरार रखा गया है। इसका सीधा कारण MUFG बैंक की प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है। MUFG बैंक श्रीराम फाइनेंस में करीब 20% हिस्सेदारी लेने की योजना बना रहा है, जिसके लिए लगभग $4.4 बिलियन के बराबर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए होगी। ये डील रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद 2026 में पूरी होने की संभावना है। मूडीज का कहना है कि इस इन्वेस्टमेंट से श्रीराम फाइनेंस की कैपिटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ग्लोबल फंडिंग तक पहुंच आसान होगी और रिस्क मैनेजमेंट के मामले में भी कंपनी को फायदा मिलेगा। वेदांता को NCLT मुंबई से अपने डीमर्जर स्कीम के लिए मंजूरी मिल गई है। इस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत तालवंडी साबो पावर लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड जैसी सब्सिडियरीज को अलग किया जाएगा। वॉलमार्ट को 24 जनवरी 2020 से नैस्डैक 100 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, जहां वो ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका की जगह लेगा। इससे पहले वॉलमार्ट ने नवंबर में NYSE से नैस्डैक में अपनी प्राइमरी लिस्टिंग शिफ्ट करने का फैसला किया था। कंपनीज आमतौर पर तब एक्सचेंज बदलती हैं जब उन्हें लगता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर बेस, टेक्नोलॉजी और कॉस्ट स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है। कई कंपनियों ने 2025 में नैस्डैक 100 की स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी को भी एक बड़ा कारण बताया था। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने दिसंबर 2025 में मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाई है। रिटेल वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम करीब 793 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 11.5% बढ़ा, जबकि Q3 FY26 में ये आंकड़ा करीब 2.04 लाख रुपए तक पहुंच गया। न्यू बिजनेस की बात करें तो एन्युअलाइज्ड प्रीमियम दिसंबर में 929 करोड़ रुपए रहा, जो 7.3% की सालाना बढ़त दिखाता है। हालांकि 9 मंथ बेसिस पर ग्रोथ थोड़ी धीमी रही, जिससे ओवरऑल मोमेंटम कुछ हद तक बैलेंस नजर आता है। दिसंबर में न्यू बिजनेस प्रीमियम 1945 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 25% से ज्यादा बढ़ा। वहीं न्यू बिजनेस सम अश्योर्ड 1.18 लाख रुपए तक पहुंचा, जिससे 9 मंथ टोटल करीब 101.60 लाख रुपए तक पहुंच गया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मजबूत। IREDA ने Q3 में शानदार मुनाफा दिखाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.5% बढ़कर 584.9 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो ये दिखाता है कि कोर बिजनेस में कमाई की क्षमता मजबूत हुई है। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम यानी नेट इंटरेस्ट इनकम भी मजबूती के साथ बढ़ी है। Q3 में NII करीब 34.8% की बढ़त के साथ 897.5 करोड़ रुपए रही, जिससे लेंडिंग बिजनेस का परफॉर्मेंस साफ नजर आता है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी IREDA ने सुधार दिखाया है। ग्रॉस NPA घटकर 3.75% और नेट NPA 1.68% पर आ गया, जो ये संकेत देता है कि बैड लोन्स पर कंपनी की पकड़ पहले से बेहतर हुई है। हालांकि मजबूत नतीजों के बावजूद शेयर बाजार में इसका असर तुरंत नहीं दिखा। IREDA का शेयर 2.89% गिरकर 137.10 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में स्टॉक करीब 36.55% टूट चुका है।
भारत में डीमैट अकाउंट्स की कुल संख्या दिसंबर 2025 तक बढ़कर 21.59 करोड़ के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद नए अकाउंट्स की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। 2025 में डीमैट अकाउंट ग्रोथ सिर्फ 16.5% रही, जो पिछले 6 साल में सबसे धीमी मानी जा रही है। CTSL और NSDL दोनों में ही नए डीमैट अकाउंट्स जोड़ने की रफ्तार कमजोर रही है। इसका मतलब ये है कि बेस बहुत बड़ा हो जाने के बाद अब नए निवेशक पहले जैसी तेजी से बाजार में नहीं आ रहे हैं। FIU-IND ने वर्चुअल डिजिटल एसेट कंपनियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद गवर्नेंस को मजबूत करना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और साइबर सिक्योरिटी को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। इससे क्रिप्टो और डिजिटल एसेट सेक्टर पर रेगुलेटरी निगरानी साफ तौर पर बढ़ेगी। नए नियमों के तहत VDA कंपनियों के लिए सर्टिन से मान्यता प्राप्त ऑडिटर्स के जरिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना अब जरूरी होगा। इसके साथ ही KYC प्रोसेस, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और ट्रैवल रूल को और मजबूत करना होगा, ताकि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल बन सके। अब FIU-IND के साथ रजिस्ट्रेशन के बिना भारत में VDA से जुड़ा कारोबार करना संभव नहीं होगा। इस कदम से सेक्टर को AML और CFT फ्रेमवर्क के ज्यादा करीब लाया जाएगा और गलत गतिविधियों पर सख्त लगाम लगेगी। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में एक कर्मचारी से गलती से Q3 और 9 मंथ के अनऑडिटेड ड्राफ्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स उसकी पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड हो गए। ये घटना 9 जनवरी को शाम करीब 5:44 बजे हुई। हालांकि पोस्ट को 1 घंटे के भीतर हटा दिया गया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि ये डेटा अभी ड्राफ्ट स्टेज में था और उस पर ऑडिट प्रोसेस चल रहा था। एहतियात के तौर पर ICICI लोम्बार्ड ने स्टॉक एक्सचेंजेस को तुरंत इसकी जानकारी दी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी ने सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। साथ ही निवेशकों को सलाह दी गई है कि बोर्ड अप्रूवल के बिना जारी किसी भी फाइनेंशियल जानकारी पर भरोसा न करें। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल ने बताया है कि उसका बोर्ड अपनी सब्सिडरी क्रिस फाइनेंशियल लिमिटेड को पेरेंट कंपनी में मर्ज करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस मर्जर को लेकर कंपनी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। मर्जर प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक मर्जर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी इंटरमीडियरी से बातचीत करेगी, मर्जर स्कीम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, जिसके बाद बोर्ड इस पर अंतिम फैसला लेगा। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल विष्णु प्रकाश RP पुंगलिया लिमिटेड के शेयर ने निवेशकों को भारी नुकसान दिया है। स्टॉक इस हफ्ते साल के निचले स्तर 49.1 रुपए तक फिसल गया और एक साल में करीब 80 से 81% की तेज गिरावट दर्ज कर चुका है। पिछले कुछ महीनों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बिक्री के बाद बाजार में चिंता बढ़ी थी। कंपनी ने 10 जनवरी को सफाई देते हुए बताया कि अक्टूबर 2025 से अब तक प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ने मिलाकर कुल 19.18% इक्विटी स्टेक बेची है। मैनेजमेंट के मुताबिक इस बिक्री से मिले करीब 200 करोड़ रुपए प्रमोटर्स ने इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में वापस कंपनी में लगाए हैं। इसका उद्देश्य लिक्विडिटी सुधारना, बैलेंस शीट मजबूत करना और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करना है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर पूरी तरह कमिटेड हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते आने वाले समय में रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर मैनेजमेंट ने पॉजिटिव संकेत दिए हैं। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न्स दिए हैं। लीड रिसाइकलिंग बिजनेस में मजबूत पकड़ के चलते कंपनी ने 5 साल में करीब 1900% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि हाल के महीनों में स्टॉक में करेक्शन आया है और ये अपनी 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। मार्केट के बीच एक बड़ी खबर NSE IPO को लेकर भी सामने आई है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि NSE IPO के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगभग अंतिम चरण में है और ये इसी महीने मिल सकता है, जिससे लंबे समय से अटके IPO को हरी झंडी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। NSE IPO कई सालों से गवर्नेंस और कोलोकेशन विवाद की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब पेनल्टी भुगतान, मैनेजमेंट बदलाव और कंप्लायंस मजबूत करने के बाद रेगुलेटरी हर्डल्स काफी हद तक दूर होते दिख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड लगातार चर्चा में बना हुआ है। MCX गोल्ड प्राइस 2026 में 1,35,447 रुपए से बढ़कर 1,38,875 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, यानी करीब 2.5% का रिटर्न। और ये तेजी सेफ हेवन डिमांड की वजह से बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि US वेनेजुएला टेंशंस, US रिसेशन की आशंका और 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने गोल्ड के लिए मजबूत माहौल बनाया है। अगर गोल्ड 1,40,000 के स्तर को डिसाइसिवली तोड़ता है तो 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। US सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ्स पर आने वाला फैसला भी गोल्ड मार्केट के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता कम होती है तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जरूर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी पॉजिटिव बताया जा रहा है।
SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया अपने शेयर का स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, जिसके लिए 12 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास शेयर होंगे उन्हें स्प्लिट का फायदा मिलेगा और शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये हो जाएगी। ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने शेयर होल्डर्स को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स देने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि हर एक शेयर पर 4 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे और इसके लिए 13 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट रखी गई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी 2026 तय की गई है। स्प्लिट के बाद बैंक के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाएगी, जिससे शेयर छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल बन सकता है। अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया ने स्टॉक स्प्लिट का फैसला लिया है और इसके लिए 15 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस स्प्लिट के बाद शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये हो जाएगी। बेस्ट एग्रो लाइफ ने अपने निवेशकों के लिए डबल बेनिफिट का ऐलान किया है, क्योंकि कंपनी स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ बोनस शेयर्स भी देने जा रही है। इन दोनों कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए 16 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने 2 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 16 जनवरी 2026 रखी गई है, यानी इसी तारीख तक शेयर रखने वाले निवेशक डिविडेंड के हकदार होंगे। TAL टेक लिमिटेड ने 35 रुपये प्रति शेयर यानी 350% का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इस डिविडेंड के लिए भी 16 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। TCS ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसकी एक्स डेट 16 जनवरी 2026 रखी गई है। हालांकि डिविडेंड की एग्जैक्ट अमाउंट अभी तय नहीं हुई है और इसका फैसला 12 जनवरी 2026 को होने वाली बोर्ड मीटिंग में किया जाएगा, जहां Q3 रिजल्ट्स पर भी चर्चा होगी। आने वाला हफ्ता इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि 12 जनवरी से Q3 का रिजल्ट सीजन पूरे जोर में शुरू हो रहा है। IT, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों के नतीजे मार्केट की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत IT सेक्टर से होगी, जहां TCS और HCL टेक्नोलॉजीज अपने Q3 रिजल्ट्स जारी करेंगी। TCS के नतीजों से पूरे IT सेक्टर के लिए टोन सेट होने की उम्मीद रहती है, इसलिए निवेशकों की नज़र मैनेजमेंट कमेंट्री और डिमांड आउटलुक पर रहेगी। मंगलवार को मार्केट का फोकस ICICI ग्रुप पर रहेगा, क्योंकि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अपने तिमाही नतीजे पेश करेंगी। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रीमियम ग्रोथ और मार्जिन्स को लेकर इन्वेस्टर्स खासे सतर्क रहते हैं। बुधवार को IT हेवीवेट इन्फोसिस अपने Q3 नंबर्स जारी करेगी। इन्फोसिस के गाइडेंस और ग्लोबल क्लाइंट स्पेंडिंग आउटलुक से पूरे IT बास्केट की सेंटिमेंट प्रभावित हो सकती है। वहीं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे एसेट मैनेजमेंट और बैंकिंग सेक्टर पर असर डाल सकते हैं। गुरुवार को फाइनेंशियल सर्विसेज और इंजीनियरिंग स्पेस चर्चा में रहेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नतीजों से फाइनेंशियल स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जबकि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नंबर्स इंजीनियरिंग R&D सेक्टर के संकेत देंगे। शुक्रवार हफ्ते का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने Q3 रिजल्ट्स जारी करेगी। रिलायंस का परफॉर्मेंस एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम जैसे कई सेक्टर्स को एक साथ प्रभावित करता है, इसलिए मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसी दिन विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा टेक्नोलॉजीज, पॉलीकैब इंडिया और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के नतीजे भी आएंगे, जिससे IT, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में तेज हलचल संभव है।